हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। सबसे पहले कुछ पर्सनल न्यूज़। वो लोग जो मुझे बहुत ईमेल्स करते थे और बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करके ये भी कहते थे कि मुझे इंग्लिश में भी वीलॉग्स करने चाहिए, उनके लिए स्पेशली ये खबर है कि वीलॉग्स तो मैं इंग्लिश में नहीं कर रही, बट आई हैव जॉइंड एन इंग्लिश लैंग्वेज चैनल 24/7 जो कि एक्सप्रेस ग्रुप वालों का है। 24/7 के नाम से मंडे टू फ्राइडे 8 o'clock उस पर रोज़ मेरा जियो पोलिटिकल इशूज़ पे शो हुआ करेगा। सो दोज ऑफ़ यू हु आर इंटरेस्टेड वो उसको देख सकते हैं। बाकी जो मेरा वीलॉग का सिलसिला है और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिनको मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि बेसिकली हो क्या रहा है दुनिया में, बिकॉज़ बहुत अरसे तक हम सिर्फ़ सोशल स्टडीज़ की किताबों में और मुताला पाकिस्तान की किताबों में चीज़ें पढ़ते रहे हैं। इट्स हाई टाइम कि अगर किसी को मौका मिला है कि वो चीज़ों को करीब से देखे तो वो उन एक्सपीरियंसेस को अनफिल्टर्ड वे में लोगों के साथ शेयर करे। स्पेशली मुझे बहुत खुशी होती है जब CSS या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं और मुझे कहते हैं कि उनको चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझ आती हैं मेरी वजह से। दिस इज़ माई अचीवमेंट। सो वीलॉग्स तो इसी तरह चलते रहेंगे। इंग्लिश के लिए वो एक नया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, दोज हु वांट टू वॉच इट। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज एनालिसिस। कल एक बड़ी इवेंटफुल नाइट थी आई वुड से। एक तकरीर की प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने और दूसरी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की तरफ से एक लेटर की शक्ल में अमेरिकन लोगों को एड्रेस की गई। अगर आप दोनों को पढ़ें साइड बाय साइड और कॉन्ट्रास्ट देखें तो आपको इस वॉर के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा, और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग्स आती हैं शायद वो आपको लगे कि एक मजाक है, और रियलिटी में दुनिया में अमेरिकन सिटीजन्स के बारे में जो बातचीत होती है कि उनको वाकई शायद नहीं पता होता कि उनका मुल्क कहाँ क्या कर रहा है। तो वो नौबत आ गई कि एक दूसरे मुल्क का सदर जो है वो आपको एड्रेस कर रहे हैं और आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है जो टकर कार्लसन भी पूछ रहे हैं, कुछ और लोग भी पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। सो ट्रंप कल नेशनल टेलीविज़न पे गए और उन्होंने अपने लोगों से, ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए उनका खिताब था, उन्होंने ईरान की लीडरशिप के बारे में बहुत ही तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा दुनिया की सबसे वायलेंट यानी पुरतशद्दुद और ठगिश रजीम ऑन अर्थ। अब ठगिश का तो जो मुझे उर्दू में मतलब समझ में आया वो सिर्फ यही है कि आप किसी को बदमाश कह दें, या आप किसी को बहुत ही क्रूड वे में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप उसे ठग कहते हैं। तो वो कहा प्रेसिडेंट ने, जो कि US का प्रेसिडेंट है, ये उसकी लैंग्वेज है। दूसरी तरफ मसूद पेज़ेश्कियान को मैं अगर साथ साथ दोनों का आपको कंपैरिजन देती जाऊं कि क्या बातचीत हुई, तो पेज़ेश्कियान का जो ओपन लेटर है टू अमेरिकन्स, उसमें उन्होंने क्वेश्चन ये रेज़ किया कि ये वॉर किसको सर्व कर रही है। उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिका फ़र्स्ट वाकई में US गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, और एग्जैक्टली विच ऑफ द अमेरिकन पीपल इंटरेस्ट आर ट्रूली बीइंग सर्व्ड बाय दिस वॉर। कि मुझे बताएं कि ये जो वॉर है ये अमेरिका फ़र्स्ट के नाम पे आपके कौन से बेसिक इंटरेस्ट हैं अमेरिकन लोगों के, जिनको ये वॉर फ़ायदा दे रही है, सर्व कर रही है। दूसरी तरफ ट्रंप के जो अल्फाज थे वो ये थे, वी आर अनस्टॉपेबल एज अ मिलिट्री फोर्स, वी हैव ऑल द कार्ड्स, दे हैव नन, दे वर द बुली ऑफ द मिडल ईस्ट बट दे आर द बुली नो लॉन्गर। ये आप प्रेसिडेंट्स का कंपैरिजन भी देख लें, लैंग्वेज का भी और टोन एंड टेनर का भी। उसके बाद पेज़ेश्कियान ने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया, इज़ इट नॉट ऑल्सो द केस दैट अमेरिका हैज़ एंटर्ड दिस एग्रेशन एज अ प्रॉक्सी ऑफ इजराइल, influenced and manipulated by that regime? Is it not true that Israel now aims to fight Iran to the last American soldier and the last American taxpayer dollar? In other words, उर्दू में बता देती हूँ मैं, उन्होंने ये कहा कि क्या आप लोगों को ये नहीं मालूम कि US इस वॉर में एज अ प्रॉक्सी ऑफ इसराइल एंटर हुआ है, और हर अमेरिकन टैक्स पेयर का आखिरी डॉलर और आखिरी फ़ौजी जब तक शायद डेडिकेट नहीं हो जाएगा, वो कहीं तक पहुंच नहीं जाएगा, तब तक ये जंग जारी रहेगी। और दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे थे, वी आर देयर टू हेल्प आवर एलाइज, द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम ईरान। वो कह रहे हैं हम एलाइज के साथ खड़े हैं। तो ये कंपैरिजन है, पब्लिक कंपैरिजन दिया है मसूद पेज़ेश्कियान ने कि आप अपने एलाइज के लिए अपना टैक्स पेयर का डॉलर और अपने लोगों की ज़िंदगियाँ जो फ़ौजी लड़ रहे हैं उनको आप कब तक कुर्बान करते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने
नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 की जो न्यूक्लियर डील है उसके बारे में किया कि उसको किसने डिरेल किया था. ईरान pursued negotiations, reached an agreement and fulfilled all its commitments. The decision to withdraw from that agreement and launch 2 acts of aggression in the midst of negotiation were destructive choices made by the US government, choices that served the delusions of a foreign aggressor. इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि आपका जो डिसीजन होता है, जितनी दफ़ा भी आप एग्रीमेंट्स को ब्रेक करते हैं, जिस तरह JCPOA को ब्रेक किया 2015 में और 16 में जो कुछ होता रहा वो उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और जितनी दफ़ा भी आप डिस्ट्रक्टिव चॉइसेस इख्तियार करते हैं बजाय इसके कि पीस की तरफ जाएं, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो वो आप एक फॉरेन एग्रेसर के कहने पे कर रहे हैं. और उसके मुकाबले में जो ट्रंप हैं वो कहते हैं we totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. वो justify करते रहे अवाम को कि इन्होंने दोबारा nuclear capability हासिल कर दी थी, हमने पिछली दफ़ा उसको ख़त्म किया था लेकिन ये उसके बिल्कुल करीब दोबारा पहुंच गए थे, इसलिए हमने वॉर लॉन्च कर दी. सो वी ऑल नो कि कोई एविडेंस नहीं थी. तुलसी गैबार्ड किस तरह अपनी ही पोजीशन को सपोर्ट नहीं कर पाई अपनी ही सेनेट में, और किस तरह शुरू दिन से ये नैरेटिव फ्लॉड है, झूठ पे मबनी है कि जो एम था टू अटैक ईरान दैट वाज बेस्ड ऑन देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन पेज़ेशकियान ये पूछते हैं, इज़ द इरानियन थ्रेट रियल और मैन्युफैक्चर्ड? Portraying Iran as a threat is neither consistent with historical reality nor with present-day observable facts. Such a perception is the product of political and economic whims of the powerful. The need to manufacture an enemy in order to justify pressure, maintain military dominance, sustain the arms industry, control strategic markets. In such an environment, if a threat does not exist, it is invented. Simple अल्फाज में मैं बताती हूँ. वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गेन्स होते हैं, जो बहुत आपकी इलीट क्लास है, उसके लिए वॉर एक बड़ा अच्छा वेपन है. वॉर उनको सर्व करती है. हम कल परसों भी बात कर रहे थे कि जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इदारे हैं उनके लिए तो इस वक्त बहुत ल्यूक्रेटिव टाइम है बिकॉज वेपन्स बहुत बिक रहे हैं. तो पेज़ेशकियान भी यही कह रहे हैं कि जब आपने अपनी मिलिट्री डोमिनेंस मेंटेन करनी होती है, अपने प्रेशर को जस्टिफाई करना होता है, आपने आर्म्स इंडस्ट्री को सस्टेन करना होता है, उसको फ़ायदा पहुंचाना होता है, बिकॉज रिमेंबर ये इलीट क्लास ही ओन करती है इन कंपनीज़ को भी. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को वही बना रहे होते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए बना रहे होते हैं. टेक जायंट्स किस तरह उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं. डिफेंस प्रोक्योरमेंट तो सबसे ऊपर है, उससे नीचे अब टेक्नोलॉजी उससे कैसे जुड़ गई है वो एक अलहदा एग्जाम्पल है. तो वो ये पूछ रहे हैं कि जब एक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी आप साथ में लेना चाहें हर चीज़ का, चोक पॉइंट्स का, ट्रेड रूट्स का, तो फिर आप वॉर को इन्वेंट करते हैं, आप क्रिएट करते हैं. सो थ्रेट का जो उन्होंने इसमें क्वेश्चन किया है अमेरिकन लोगों से कि आप ज़रा इस पर गौर करें कि ये जो इरानियन थ्रेट है ये मैन्युफैक्चर्ड है कि रियल है. ट्रंप क्या कहते हैं, दिस फैनेटिकल regime, उनके अल्फाज मुस्तकिल, आई होप दैट अमेरिकन पीपल आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ दिस. This fanatical regime has been chanting death to America, death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the murder of 241 Americans in the Marine barracks bombing in Beirut, the slaughter of hundreds of our service members with roadside bombs. They were involved in the attack on the USS Cole. इन अदर वर्ड्स अपने लोगों को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ट्रंप कि देखें 47 ईयर्स में हमारे 241 मरीन्स को इन्होंने आज तक हलाक किया है. नो मेंशन ऑफ अमेरिकन मिसाइल्स जिन्होंने जाके स्कूल की बच्चियों को हिट किया, जिन्होंने टारगेटेड उनकी सारी जो लीडरशिप है उनको मारा, उनकी फैमिलीज़ को उनके साथ मार दिया, अभी भी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं. मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो अब बात ही नहीं होती. डायरेक्ट जो जहाँ जहाँ कंपाउंड्स में लोग रह रहे हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे डायरेक्ट अटैक होता है. सो क्योंकि ये ऑडियंस शायद ट्रंप ये भूल गए कि बेशक ये तकरीर जिसने लिख के दी है वो लोकल अपने अमेरिकन के लिए लिख के दी है, लेकिन उसको सुन पूरी दुनिया रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज़ेशकियान पूछ रहे हैं वो ये है कि डू यू नो हु आर द इरानियन पीपल, कि हम लोग कौन हैं. I invite you to look beyond the machinery of misinformation
and instead speak with those who have visited Iran. आप उन लोगों से बात करें जो ईरान कभी आए हैं, जिन्होंने कभी विजिट किया है. Observe the many accomplished Iranian immigrants educated in Iran who now teach and conduct research at the world's most prestigious universities or contribute to the most advanced technology firms in the West. Do these realities align with the distortions you are being told about Iran and its people? और ट्रंप कहते हैं इसके जवाब में, वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक टू द स्टोन एज. एक ऐसी कौम जो कि प्राउड फील करती है कि हम हर मैदान में कंट्रीब्यूट करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप उनको स्टोन एज में वापस धकेल के क्या हासिल करेंगे. उसके बाद वो कहते हैं इफ़ देयर इज़ नो डील वट एवर दे मीन बाय दैट, बिकॉज डील्स तक तो वो नौबत आने ही नहीं देते, और डील्स हो भी जाती हैं तो वो उसे सबोटाज कर देते हैं. और उसके साथ साथ ट्रंप कहते हैं कि हम पूरा भरपूर हमला करेंगे इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ जनरेट हो रही है, वाटर प्लांट्स जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, और इनको हम, उनके वर्ड्स हैं, वी विल हिट वेरी हार्ड. उसके बाद वेयर डज दिस एंड का क्वेश्चन मसूद पेज़ेश्कियान ने उठाया है कि ये मामला रुकेगा कहाँ जाके. वो कहते हैं टुडे द वर्ल्ड स्टैंड्स एट अ क्रॉसरोड्स कंटिन्यूइंग अलोंग द पाथ ऑफ कन्फ्रंटेशन इन मोर costly and futile than ever before. The choice between confrontation and engagement is both real and consequential. Its outcome will shape the future of generations to come. यानी वो पीस की बात कर रहे हैं. मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि आप एक चॉइस करें, दुनिया इस वक्त क्रॉस रोड्स पे खड़ी है, आपने किस तरह इंगेज करना है, पीस की तरफ बढ़ना है, या आपने इसी तरह डिस्ट्रक्शन करते रहना है. तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो बहुत करीब हैं, हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तकरीबन अचीव हो गए हैं. वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू हिट देम एक्सट्रीमली हार्ड. बार बार वो यही कहते रहे. ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks इज़ अ लॉन्ग टाइम. सो ये जहन में रखें कि आपको दूर नज़दीक कहीं से भी पीस या नेगोशिएशन की अगर कोई सरगोशी सुनाई दे रही है तो वो एक दफ़ा फिर सैबोटाज की जाएगी, और अभी भी हो रही है. regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They are all dead. और साथ साथ एक और जुमले में उन्होंने ये भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो नई रजीम है वो एक थर्ड रजीम है, उससे भी हमारी बातचीत चल रही है. वट एवर दैट मीन्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल. बॉटम लाइन क्या है कि इरानियन प्रेसिडेंट जो हैं वो एक पूरे लेटर में अपील कर रहे हैं अमेरिकन लोगों से टू आस्क क्वेश्चन, और आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर सिस्टम जो ऐसे लोगों को एक्सेस देता है इतनी पावरफुल पोजीशंस तक. और जितनी दफ़ा भी इंगेजमेंट होती है उसको डीरेल किया जाता है, जितनी दफ़ा भी नेगोशिएशंस होती हैं उनको सबोटाज किया जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ अ फॉरेन एग्रेसर. तो ये सब कैसे अमेरिका फ़र्स्ट के साथ सिंक करता है. ये उनका लेटर था, बहुत ही फाइन लैंग्वेज, वेल आर्टिकुलेटेड, बेसिक क्वेश्चंस, कोई उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी. और एज़ कम्पेयर टू दैट जो रेटरिक कल तकरीर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर किया, उसमें कहीं भी कोई सैनिटी इस लिहाज से मैं कह रही हूँ नज़र नहीं आई कि बज़ाहिर जो इस्लामाबाद में डायलॉग हुआ और स्टीव विटकॉफ कह रहे थे कि वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, उसके बाद चाइना पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी आई कि हम 5 पॉइंट्स दे रहे हैं, इस रास्ते पे चलें, मसले को हल करें, उसका तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया. दिस इज़ अ मैसेज, this is a signal we need to catch कि they are not interested in this. Why? Because there is an elephant in the room. मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे सामने एक इतना बड़ा हाथी मौजूद है जिसको हम भूल के इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, और वो हाथी इसराइल है. जब तक इज़राइल एग्जिस्ट करता है और जब तक इज़राइल की प्रेजेंस और पेनिट्रेशन है पॉलिटिकल सिस्टम और ओवल ऑफिस में, तब तक आपको कोई ऐसा प्रेसिडेंट मिल जाए जो पीस की तरफ रैली जाना चाहे मुश्किल है. और अगर इस तकरीर पे एक सिर्फ कमेंट में आपके साथ शेयर कर लूँ, अमेरिकन सेनेट के एक माइनॉरिटी लीडर हैं चक शूमर, डेमोक्रेट हैं. उनका कहना है, हैज़ देयर एवर बीन अ मोर रैम्बलिंग, डिसजॉइंटेड एंड पैथेटिक प्रेसिडेंशियल वॉर स्पीच एवर, कि इससे ज़्यादा बुरी प्रेसिडेंशियल स्पीच हमने आज तक नहीं सुनी. डोनाल्ड ट्रंप्स एक्शंस इन ईरान विल बी कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिसी ब्लंडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, फेलिंग टू आर्टिकुलेट ऑब्जेक्टिव्स, कि ये तक नहीं पता कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. आपने ये सब
वॉर का सिलसिला शुरू क्यों किया। साथ वो कह रहे हैं एलियनेटिंग एलाइज को आप धमकियां लगा रहे हैं, जिस तरह गल्फ को कह दिया यू आर ऑन योर ओन, खुद संभालें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला, और साथ आप नेटो फोर्सेस को भी कह रहे हैं कि यू आर गुड फॉर नथिंग, एंड इग्नोरिंग द किचन टेबल प्रॉब्लम्स अमेरिकन्स आर फेसिंग, यानी आपके अपने लोग जो इस वक्त इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कल फिर उन्होंने तकरीर में झूठ बोला, बहुत झूठ बोलते हैं, आई डोंट नो डिलिब्रेट है या उनको आदत है, उन्हें पता ही नहीं चलता। प्रेसिडेंट ट्रंप जो वो कीमतें कोट कर रहे थे गैसोलीन की और डीज़ल की और बेंट क्रूड की, सब गलत थी। और साथ वो कह रहे थे कि आप जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट्स में ट्रेंड हैं वो देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो सारा मीडिया इस बात पे यूएस का चीख रहा है कि आप हमें दिखा दें कि कहाँ से मामलात वैसे हैं जैसे प्रेसिडेंट पेश कर रहे हैं। इकॉनमी पूरी दुनिया की इफ़ेक्ट हुई है और कंज्यूमर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अमेरिकन कंज्यूमर भी उतना इफ़ेक्ट हो रहा है जितना एक इरानियन कंज्यूमर हो रहा है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि एक जगह पे बॉम्ब्स गिर रहे हैं और एक जगह सेफ़ एंड सिक्योर है। वो एक पोटेंशियल वीकनेस ईरानियंस के साथ और उन कंट्रीज़ के साथ एग्जिस्ट ज़रूर करती है जो इस जंग की जद में आए हुए हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप जो मर्ज़ी बातें कर दें, जो पोल्स या नंबर्स होते हैं वो झूठ नहीं बोलते। वो यही बता रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन्स, स्पेशली इंडिपेंडेंट्स जो ना एक पार्टी से ना दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इन पॉलिटिक्स एंड आउट ऑफ पॉलिटिक्स, सब इस वॉर को अपोज कर रहे हैं। ना मैंने कहा एलिफेंट इन द रूम, जब तक वो मौजूद है ये मसला हल नहीं होगा। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। बाइडन और ट्रंप दो मुख्तलिफ पार्टीज़ के दो ऐसे प्रेसिडेंट्स जिन्होंने हर उस चीज़ पे एग्री किया जो इज़राइल ने उन्हें करने को कहा। दोनों मिडल ईस्ट को यहाँ तक ले आए हैं, दोनों ने गाज़ा का बेड़ा गर्क कर दिया है। डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट रेटरिक, बाकायदा अपने फेसेस डिफरेंट रखते हैं, बट दोनों बॉम्ब्स इस्तेमाल करते हैं और दोनों यूएन में वीटोज़ यूज़ करते हैं। क्यों? स्ट्रक्चरल आंसर क्या है इसका? वी ऑल नो देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एपैक, वो एक लॉबी है। लॉबिंग अमेरिका में लीगल है, डॉक्यूमेंटेड है फेडरल इलेक्शन कमीशन फाइलिंग्स में। ये कोई थ्योरी नहीं है कि एपैक जो है वो लॉबिंग करता है और सपोर्ट करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को भी। अप्रैल 2025 में एक ऑडियो लीक हुई थी एपैक के अपने एक कांग्रेशनल समिट से, जिसमें उनके सीईओ ऑन रिकॉर्ड उस रूम में कह रहे थे कि अगर आप ट्रंप के टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस कर लें तो ना सिर्फ ये कि आप तक इन्फॉर्मेशन बहुत कॉन्क्रीट पहुंचेगी, बल्कि आप इन्फ्लुएंस कर सकेंगे डिसीजन मेकिंग को। वो तीन ऑफिशियल्स कौन थे? उन्होंने नाम लेके कहा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और CIA के डायरेक्टर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्को रूबियो। उन्होंने तकरीबन $1 मिलियन लिए हैं एपेक से और इजरायली लॉबीज़, डिफरेंट लॉबीज़ से सिंस 2010। मिरियम एडल्सन जो कि बेवा हैं शेल्डन एडल्सन की, आप उन्हें सर्च कीजिएगा, वो बिगेस्ट सिंगल प्रो इजराइल डोनर हैं अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। $120 मिलियन उन्होंने ट्रंप की कैंपेन में लगाए हैं। और मार्को रूबियो आपके सामने, उनको फंडिंग मिली है, उनको सपोर्ट मिली है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए। माइक वॉट्स पब्लिकली कहते रहे हैं कि हमें ईरान के खार्ग आइलैंड के ऊपर अटैक करना चाहिए, और वो तब से कह रहे हैं जब वो गवर्नमेंट में भी नहीं थे, और उनको $235,000 मिले हैं प्रो इजराइल ग्रुप्स की तरफ से, और वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए। डेमोक्रेट्स की साइड पे एपैक ने तकरीबन $45 मिलियन लगाए 2024 में कि दो ऐसे कांग्रेस के लोग हैं, डेमोक्रेट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा खुल के इजराइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो लेट्स रिप्लेस देम। उनमें से एक का नाम है जमाल बाउमन, दूसरे हैं कोरी बुश। दोनों हार गए इस इलेक्शन में और दोनों रिप्लेस किए गए बाय प्रो इजराइल डेमोक्रेट्स। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक बिजनेस मॉडल है जूइश लॉबी का, और वो किस तरह पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करता है हम रियल टाइम में विटनेस कर रहे हैं। आपको याद होगा जब ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, जो कि UN का हाईएस्ट लीगल बॉडी है, उसने जुलाई 2024 में एक रूलिंग दी थी कि इजराइल का जो 57 ईयर्स का ऑक्यूपेशन है फ़लस्तीनी सरजमीन पे, वो इलीगल है अंडर इंटरनेशनल लॉ। और उसके जवाब में जो ऑप्टिक्स आए थे वो ये आए थे कि क्नेसेट के अंदर, यानी कि इजरायली पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इटामीर बेन गुवेर, वो उसके फ्लोर पे गए
انہوں نے ایک بوٹل شیمپین کی اوپن کی اور انہوں نے اسے سیلیبریٹ کیا. یہ ان کا سمبولک جواب تھا دنیا کی سب سے بڑی لیگل کورٹ کو جو یہ کہہ رہی تھی کہ پیلسٹینینز ہیو رائٹس دیٹ آر بینگ وائلیٹڈ بائی اسرائیل. تو یہ انہوں نے جواب دیا کہ وی سیلیبریٹ دیٹ. سیم مین ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ایک بل پریزنٹ کیا ہے جس کے مطابق ڈیتھ پینلٹی کا وہ بل ہے جس سے ان پریکٹس ہر پیلسٹینین کو ایکسکلوسیولی اگر اس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو موت کی سزا ہوگی، اور اس کو بھی انہوں نے اسی طرح سیلیبریٹ کیا. سو ہیئر از دا ڈیٹیل یو نیڈ ٹو نو، جس کو ویسٹرن پریس بڑے آرام سے اینٹی سیمیٹزم کے نام پہ سائٹ پہ کر دیتا ہے. بین گوئر ہمسیلف از کنوکٹڈ آف انسائٹمنٹ ٹو ریسزم، سپورٹ فار اے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. ٹیررزم کنوکشن ان کی ریکارڈ پہ ہے. ہی از این آرکیٹیکٹ آف اے ڈیتھ پینلٹی لا ناؤ فار پیلسٹینینز. بٹ آپ نے اگر کوئی خبر سنی ہو، کہیں سے کنڈمنیشن آئی ہو، کہیں سے کوئی لسٹ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جاری ہوئی ہو جس میں وہ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں کچھ بندوں کو بین بھی کرتے ہیں، کچھ کی ٹریولنگ بھی واچ کرتے ہیں، پابندیاں لگاتے ہیں، ان کے اوپر باؤنٹیز بھی مقرر کرتے ہیں، جس طرح احمد الشرا پہ ایک وقت میں تھی اور اب وہ سیرین پریزیڈنٹ بھی ہیں، ویسا آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. ایسے سب لوگ جو اسی لیول کے ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو ہیڈ کرنے والے ہیں وہ اسرائیلی کنیسٹ کا حصہ ہیں. لیکن ویسٹرن کیپٹلز آپ کو اس پہ خاموش نظر آئیں گے. کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی سینکشنز نہیں، سائلنس. تو ویسٹ کا، یورپ کا جو کانشنس ہے وہ صرف تب جاگتا ہے جب معاملہ رشیا کا ہو، مسلم اسٹیٹس کا ہو، ان کے ایجنڈاز پورے نہ ہو رہے ہوں، کسی کو ٹارگٹ کرنا ہو. بٹ اسرائیل کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. اور مسعود پزشکیان نے یہی کویسچنز اٹھائے ہیں ایک عام امریکن سٹیزن سے. لیٹس سی اس کا کوئی وہاں پہ ڈبیٹ کا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بٹ ٹکر کارلسن اور کچھ اور لوگ جو آلریڈی یہ باتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. ناؤ ایک اور نیریٹو چل رہا ہے، وہ یہ کہ پاکستان تو ایک میسنجر بوائے ہے. یہ ایک ریکرنگ پیٹرن ہے، اور یہ کانفلکٹ جتنی دفعہ بھی کھڑا ہوتا ہے، جتنی دفعہ بھی ڈپلومیسی آگے بڑھتی ہے، آپ دیکھیں گے دو کام ہوتے ہیں. ڈپلومیٹس کو اسرائیل ایلیمنیٹ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ویسٹرن میڈیا میں، ان کے نیوز آؤٹلیٹس میں ایک پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے اگینسٹ پاکستان. اور اب کیونکہ پاکستان چائنا کے ساتھ ٹیگڈ ہے تو چائنا کو ڈائریکٹلی کچھ کہنے کے بجائے اٹ از ویری ایزی کہ پاکستان کے اوپر چیزیں رکھ دی جائیں کہ پاکستان اس معاملے میں کیوں آ رہا ہے، این اسلامک نیوکلیئر کنٹری. اور آف کورس اسرائیل کو اس پہ کتنا اعتراض ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے. اس لیے کوئی ایسی ایفرٹ جس کا حصہ پاکستان ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور کوئی ایسی ایفرٹ جس کا حصہ چائنا ہے وہ یو ایس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. دس از وائی کل کی تقریر میں ان 5 پوائنٹس کا، یا وہ جو ڈپلومیسی اسلام آباد میں ہوئی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں تھا ٹرمپ کی تقریر میں. اینڈ دیز آر دا سگنلز وی نیڈ ٹو واچ. جو 5 پوائنٹس پاکستان اور چائنا نے مل کے کو آتھر کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیڈیٹ سیز فائر کریں، اسٹارٹ کریں پیس ٹاکس کو ایز سون ایز پاسبل، سیکیورٹی آف نان ملٹری ٹارگیٹ، سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا بند کریں، شپنگ لینز کی سیکیورٹی انشور کریں، اور یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کی طرف، انٹرنیشنل لا کی طرف واپس جائیں. ناؤ کیپ ان مائنڈ کہ اس سب میں اگر چائنا چاہتا تو ایک بالکل علیحدہ پلیٹ فارم آلریڈی بنا چکا ہے پچھلے سال، جو کہ بالکل یو این کی طرح کا ہے. وہ ادھر اس پلیٹ فارم کو آفر کر سکتا تھا کہ اگر ادھر آپ سے مسئلے حل نہیں ہو رہے تو ادھر آ جائیں. ساتھ ہی وہ ایکسیپٹ کر سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اس چوک پوائنٹ پہ اگر ایرانین کنٹرول آتا ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر ساتھ ہی پیٹرو ڈالر کی جگہ پیٹرو یون آتا ہے، یعنی کہ چائنیز کرنسی آتی ہے، تو گڈ ون ون سچویشن ہے ہمارے لیے بھی. اسی طرح اور بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا بٹ وہ نہیں ہوا، وچ مینس کہ پاکستان، چائنا اور یہ ٹرکی، ایجپٹ، یہ جتنے ملک جو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ ایسکلیشن کی طرف سے ہٹے، ان کی اس وقت یہ کوشش نہیں ہے کہ وہ اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک نیا بلاک بنا کے وہی کچھ یونیپولر ورلڈ میں کرنے کی کوشش کریں جو یو ایس کر رہا ہے. یٹ کوئی بھی پیس پلان اس بلاک کی طرف سے اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. کیپ دس ان مائنڈ. ناؤ کمنگ ٹو ڈپلومیٹس، دا موسٹ ریسنٹ کیسز کمال خرازی، سینئر ایرانین آفیشل ہیں، ڈائریکٹلی فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے بیک چینل ٹاکس کو بٹوین تہران اینڈ یو ایس، اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس جو کہ بہت ٹف ٹائم دے رہے تھے اس سارے معاملے میں ساری ایڈمنسٹریشن کو. یہ دونوں مل کے بہت کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ایک کیمپین چل رہی ہے اور وار لائک سچویشن ہے اس کو
कंट्रोल किया जाए। उनके घर पे अटैक हुआ है, कहा यही जा रहा है जॉइंट यूएस इसराइली एयर स्ट्राइक ऑन हिज होम। उनकी जो वाइफ हैं उनका इंतकाल हो गया है, वो ज़ाहिर है इस हमले में मारी गई हैं। ईरानियन ऑफिशियल्स इस बारे में अभी कुछ कह नहीं रहे, लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये हमेशा होता है जब भी, जितनी दफ़ा भी डिप्लोमेसी में कोई प्रोमिनेंट फेस सामने आता है और लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, इजराइली उस शख्स को, उस पर्सनालिटी को डायरेक्टली प्रिसिजन अटैक के ज़रिए मारते हैं। खराजी ने CNN को इंटरव्यू देते हुए ये साफ कहा था कि वाइल वी वर इंगेज्ड इन नेगोशिएशन दे स्ट्रक अस। सो ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वॉर, सुप्रीम लीडर, 2 टॉप मिलिट्री कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ, इन सबको मार दिया गया। एंटायर आर्किटेक्चर, जितना भी पोटेंशियल सिस्टम मौजूद था नेगोशिएशन का, उसको वाइप आउट कर दिया गया। सो दिस इज़ एन एविडेंस दैट यू डोंट वांट अ डील। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और चाइना ने ये जो को साइंड 5 पॉइंट्स इनिशिएटिव दिया है, इसके बारे में भी बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। इसमें बात क्या हुई है, मैंने अभी बताया, सीज़ फायर, एक दूसरे की सॉवरेंटी की रिस्पेक्ट करें, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक मत करें, सेफ पैसेज दें सबको थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, और UN चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की तरफ वापस जाएं। अब जो अल्फाज मैंने पढ़े हैं कुछ पब्लिकेशंस में, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान इज़ अ मैसेंजर बॉय ऑफ चाइना, एरेंट बॉय, मैसेंजर बॉय जो सिर्फ ख़त लेके इधर उधर आता जाता है, असल में चाइना को रिप्रेजेंट करता है। लेट मी रिस्पॉन्ड टू दैट डायरेक्टली। सो अगर इंटरनेशनल लॉ की तरफ वापस जाने का कह के पाकिस्तान मैसेंजर बॉय कहलाता है, तो फिर आप यूरोप को क्या कहेंगे, जो इस सारे जेनोसाइड के स्टार्ट होने से लेके अब तक खामोश बैठा है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्टेड है, सब कुछ है, लेकिन वो खामोश बैठा है। यूरोपियन गैस अप बाय 70%, यूरोपियन ऑयल अप बाय 50%, एक्स्ट्रा 13 बिलियन यूरोस इस वक्त EU को स्पेंड करने पड़ रहे हैं ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स। वो ये सब इकोनॉमिक पेन बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज़ ह्यूमैनिटी के लिए नहीं बोल रहे। Pakistan is the one who stepped up to the table. Pakistan got a room, Pakistan got a document on the record from Chinese Foreign Ministry calling for international law to be respected. I think we are far better than Europe and any other country at the moment. इस document की serious multilateral peace framework की position जो है, वो इस वक्त जो टेबल पे मौजूद है, that is history. ना ये वाशिंगटन से आई है, ना ये ब्रसल्स से आई है, ना ये लंदन से आई है। Let that sink in. इस्लामाबाद से आई है, बीजिंग से आई है। सो यू कैन कॉल अस मैसेंजर बॉय इफ़ यू वांट, दैट इज़ आई थिंक, बट वी आर बीइंग मोर यूजफुल देन एनीवन एल्स इन दिस मोमेंट। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द मोमेंट। आई थॉट एक डिफरेंट तरीके से आज इस बात को डिस्कस करना चाहिए। एक मुल्क है जो लगातार झूठ बोल रहा है, वो हॉस्टेज है टू अ फॉरेन एग्रेसर। इससे बेहतरीन अल्फाज में इस सारे मंजरनामे को शायद कोई और एक्सप्लेन नहीं कर सकता था जितना इरानियन प्रेसिडेंट ने कर दिया है। एंड रिमेंबर, हिस्ट्री इज़ इन मेकिंग। हर स्टेप बता रहा है किसने क्या रोल प्ले किया है, और हम क्रॉस रोड्स पे हैं, हम इंटरसेक्शन पे हैं, जिसमें रोल्स चेंज हो रहे हैं, जिसमें रूल्स चेंज हो रहे हैं, जिसमें नए रूल्स भी बन रहे हैं। एंड चॉइस इज़ ऑलवेज देयर। आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं, किसके साथ खड़े नहीं होना चाहते, आप कब न्यूट्रल रहना चाहते हैं, कब आप एम्बिगुअस रहना चाहते हैं, कब आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं, कब आप साइड लेना चाहते हैं। और साइड लेना इन द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, जब आपको पता हो आप एक वीक इकॉनमी है, जब आपको पता हो कि आपकी अपनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जब आपको पता हो आप 2-3 तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मन में, अंदर भी बलूचिस्तान से लेके KP तक मसाइल ही मसाइल हैं, तब एक पोजीशन लेना, वी शुड रियली सपोर्ट दैट एंड वी डू सपोर्ट दैट। सो ये टेलीग्राफ और 2-3 और जगहों पे जहाँ पे मैंने ये अल्फाज पढ़े एरन बॉय के, मैसेंजर बॉय के, इट वॉज़ अ गुड लाफिंग स्टॉक फॉर मी। सी यू नेक्स्ट टाइम।